CH-61 कबीर शेखावत की टीम। कबीर शेखावत अपनी टीम को देखकर कहता है, हाँ वह सब तो ठीक है, लेकिन ये छोटी सी बच्ची को क्यों पुलिस में भर्ती किया गया था? आप लोगों का दिमाग चरने के लिए गया हुआ था क्या? ये सुनकर लारा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वो बस सब शांत होकर सुन रही थी। अर्शदीप चौहान कहता है, बकवास बंद करो कबीर, काम के ऊपर ध्यान दो। अब पता नहीं कौन सूटकेस किले के निशाने के ऊपर होगा। कबीर शेखावत खड़े होते हुए कहता है, हाँ ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सूटकेस किलर जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, ऐसा है न विजय? विजय कबीर शेखावत को नजरअंदाज करते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, ये सब अब हम देख लेंगे, कबीर को मैं संभाल लूंगा। अर्शदीप चौहान वहां से जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है विजय। विजय कहता है, आपका भरोसा कायम रहेगा सर। ये सुनने के बाद अर्शदीप चौहान वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कबीर शेखावत कहता है, तुम्हें छोड़ूंगा मैं विजय, आज संडे के दिन काम करवा रहे हो मुझसे। विजय कबीर शेखावत से कहता है, बकवास बंद करो और अपने टीम को ध्यान से देख लो और जो कुछ भी जानना है वह इनसे जान लो और काम शुरू करो। कबीर शेखावत वहां से बाहर आ जाता है और सबको सामने खड़ा होने के लिए कहता है, तो लारा को छोड़कर बाकी के दोनों सामने खड़े हो जाते हैं। तो कबीर शेखावत कहता है, बच्ची तुम्हें अलग से इनविटेशन दूं क्या? लारा कबीर शेखावत के चेहरे को गुस्से से घूरते हुए कहती है, वैसे आप मुझसे उम्र में 2-3 साल बड़े हैं, तो मुझे आप बच्ची नहीं कह सकते हैं। रही बात आपकी बात मानने की, तो मैं आपके सेम पोस्ट पर हूँ, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं मिस्टर कबीर शेखावत। कबीर शेखावत कहता है, वहां जो अंदर बैठा हुआ था ना वह एसपी है, लेकिन मैं उसे कोई भी इज्जत नहीं देता हूं, तो तुम तो सेम पोस्ट पर हो। अगर नहीं मानोगी तो कहूं विजय से। लारा चून की नहीं आई थी, इसलिए वह सामने आकर खड़ी हो जाती है। कबीर शेखावत कहता है, बिल्कुल सही, तुम्हारे बारे में थोड़ा सा जानने के बाद पता चला है कि तुम फर्स्ट रैंक पर थी। लारा हाँ में अपना सर हिलाती है, जिसके बाद कबीर शेखावत कहता है, हाँ तो मुझे बताओ बच्ची, मेरा मतलब लारा, क्या दिलचस्पी है तुम्हें सूटकेस किलर में जो इस टीम का हिस्सा बन गई हो? लारा कहती है, मुझे बस पकड़ना है उसे। कबीर शेखावत कहता है, क्या बात है, चलो देखते हैं कि तुम उसे पकड़ पाती हो या फिर नहीं। कबीर शेखावत गौतम की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तो बताइए आप, इतने खबरी को आप संभालते कैसे हैं? गौतम कहता है, सर, जब भी मुझे खबर की जरूरत पड़ती तब उस इलाके के खबरी से बात कर लेता हूँ और कुछ 100 में मान जाते हैं वह सब। कबीर शेखावत कहता है, यहाँ सबसे काम के बंदे आप ही लगते हैं, जरा क्लोज रहिएगा, आपकी जरूरत बार बार और हर बार पड़ेगी। गौतम कहता है, हाँ ठीक है सर, जब आप चाहे तब तैयार रहूंगा मैं, आप बस ऑर्डर कीजिए सर। कबीर शेखावत कहता है, ये हुई न बात। कबीर शेखावत उसके बाद आकाश के पास जाता है और कहता है, क्या बात है, तुम बड़े बड़े खामोश खामोश नजर आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? बीवी ने घर से निकाल दिया या फिर गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई? आकाश चौंकते हुए कहता है, क्या सर, आप तो काफी आगे पहुंच गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। कबीर शेखावत कहता है, अच्छा तो तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी के नाम पर तुम कितना जानते हो? आकाश कहता है, फोन टैप करना, लोकेशन ट्रेस करना और काफी कुछ कर सकता हूँ। कबीर शेखावत कहता है, इस सूटकेस किलर वाले केस में जिस तरह हर तरफ के सीसीटीवी को हैक करके छेड़छाड़ किया गया था वह तुम कर सकते हो क्या? आकाश कहता है, छेड़छाड़ करना तो नहीं सर, लेकिन इल्लीगल एक्सेस हासिल करके लाइव के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन फुटेज के साथ नहीं। कबीर शेखावत कहता है, हाँ तो तुम भी काम के निकले। अब तुम लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किसका घास चरने के लिए गया था जिसने इस किलर का नाम सूटकेस किलर रख दिया। ये सुनकर सारे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। लारा का आज पहला दिन था, इसलिए कबीर शेखावत की नजर गौतम और आकाश के ऊपर ही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गौतम कहता है, सर यह काम किया है आयुष्मान सर और अंशुमन सर ने। उन लोगों ने ही इसका नाम सूटकेस किलर रखा है, क्योंकि शुरू वाले मर्डर में लाशों के हिस्से मिले थे सूटकेस के अंदर, इसलिए। कबीर शेखावत लंबी सांस लेकर उसे छोड़ते हुए कहता है, अरे यार, मतलब उन दोनों का दिमाग एक साथ चरने के लिए चला गया था, उन्हें भी पुलिस में भर्ती करना बेवकूफी थी। कबीर शेखावत कहता है, छोड़ो ये सब, अब मुझे बस इतना बताओ कि सूटकेस किलर के कहर से कोई बचा है क्या अभी तक, या फिर हर किसी को उसने ऊपर पहुंचा दिया है? गौतम कहता है, सिर्फ एक ही है सर जो इस हमले से बच पाया है, या नहीं ये कह सकते हैं कि सूटकेस किलर ने उसे छोड़ दिया टॉर्चर करके। कबीर शेखावत कहता है, हाँ तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो उसके पास जो बचा हुआ है। गौतम कहता है, नहीं जा सकते हैं सर। कबीर शेखावत गुस्से से घूरते हुए कहता है, क्यों नहीं जा सकते हैं? गौतम कहता है, आज ही विश्वास सुराना जी का अंतिम संस्कार हुआ है और आप वहां जाएंगे उसके भांजे से पूछताछ करने के लिए। आपको नहीं लगता है कि यह थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा? CH-62 डॉक्टर खुराना का लैब। कबीर शेखावत गौतम की बात सुनकर कहता है, ज्यादा नहीं बल्कि कम होगा, वह इकलौता बचा हुआ है, तो मुझे कुछ बता सकता है उस सूटकेस किलर के बारे में? यह सुनकर गौतम कहता है, ठीक है सर, चलते हैं। कबीर शेखावत अपने नए बने हुए टीम के साथ विश्वास सुराना के घर के लिए निकल जाता है। वहां जाने के बाद उसे कोई भी रोकता नहीं है और वह इस जगह पर जाता है जहां सूटकेस किलर ने काफी सारे लोगों को मार दिया था।
वहां अभी भी फैले हुए खून को देखते हुए कबीर शेखावत कहता है, तुम लोगों को सच में लगता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी था जिसने इन सबको मारा है? गौतम कहता है, यस सर, वह इकलौता था। कबीर शेखावत लारा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें उल्टी तो नहीं आ रही है ना बच्ची? लारा कहती है, बिल्कुल भी नहीं। कबीर शेखावत कहता है, तब तो वह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे पकड़ने से साथ साथ उससे बचकर रहना पड़ेगा। कबीर शेखावत उसके बाद सीधा जाता है सिद्धार्थ से मिलने के लिए। सिद्धार्थ अभी भी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वह कबीर शेखावत को देखते ही सीधा अपने बेड के एक कोने में जाकर छिप जाता है। कबीर शेखावत उसे ऐसा करते हुए देखकर कहता है, क्या मैं इतना खतरनाक दिखता हूं जो ये डर के मारे कांपते हुए छिप गया? मैं आप अपना मुंह भी धोकर ही आया था। कबीर की बात सुनकर लारा कहती है, रिपोर्ट के मुताबिक यह मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। यह मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि अपने इस घर से बाहर भी नहीं जाता है। कबीर शेखावत कहता है, ये बेकार निकला। कबीर शेखावत बाहर आ जाता है और उसके बाद कहता है, कितना वक्त लगेगा इसे ठीक होने में? लारा कहती है, महीनों या फिर साल। कबीर शेखावत कहता है, हाँ छोड़ो इसे। वैसे सारी लाशें कहाँ गई हैं यहाँ से? मुझे लाशें देखनी है। गौतम कहता है, सारी लाशें डॉक्टर खुराना के पास भेजा गया है। वह अच्छी तरह से पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। कबीर शेखावत कहता है, मुझे वहां जाना है। कहाँ है डॉक्टर खुराना का अड्डा? गौतम कंफ्यूज होते हुए कहता है, अड्डा? कबीर शेखावत कहता है, मेरा मतलब लैब कहाँ है? गौतम एक एड्रेस बताता है और उसके बाद कबीर शेखावत वहां के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचने के बाद वहां अंदर से आ रहे बदबू को बाहर से ही सूंघकर लारा अंदर जाने से इनकार देती है। कबीर शेखावत कहता है, सच में तुम सूटकेस किलर को पकड़ना चाहती हो या फिर नहीं? लारा कहती है, ठीक है आती हूँ। कबीर शेखावत के इतना कहने के बाद लारा मास्क लगाती और अंदर आ जाती है। कबीर शेखावत अंदर जाने के बाद देखता है कि वहां हर तरफ एक ही चीज थी, लाशें। सारी लाशें साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक लाश की सफाई की गई हो। कबीर शेखावत जब अंदर जाता है तब एक 50 से 55 साल का आदमी अकेले एक लाश के साथ कुछ कर रहा था। कबीर शेखावत कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही हैं डॉक्टर खुराना। वह आदमी पीछे मुड़ते हुए देखता है और कहता है, मिस्टर कबीर शेखावत, काफी चर्चे सुने हैं तुम्हारे। कबीर शेखावत कहता है, क्या बात है? काफी वक्त के बाद मुझे इतनी खुशी हुई है ये सुनकर। कोई तो है जो मुझे जानता है। कबीर शेखावत बात को साइड में रखते हुए कहता है, डॉक्टर खुराना आप मुझे बताएंगे कि इसे मारने वाला कितना ताकतवर होगा और उसे मारा कैसे है? डॉक्टर खुराना कहते हैं, बात बहुत कुछ है। कैसे बताऊं ये सोच रहा हूं। कबीर शेखावत कहता है, आप मुझे इनके मरने की वजह मत बताइए। वह तो देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि कैसे मारे गए हैं ये सारे लोग। डॉक्टर खुराना कहते हैं, पहले आप सारे लोगों के लाशों के ऊपर मौजूद जख्म को देखिए। कबीर शेखावत सारे के सारे जख्मों को देखते हुए कहता है, ये किसी एक हथियार से तो नहीं किया गया है। सीसीटीवी के मुताबिक वहां पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर खुराना कहते हैं, जिसने इन्हें मारा है वह एक फाइटर है। उसके हाथ में जो भी हथियार आया या फिर जो कोई भी चीज आई वह उसी से इन्हें मारने लगा। जैसे देख सकते हो कि कई सारे लाशें हैं यहाँ जिनके ऊपर छेद करने का जख्म है, जैसे रॉड जैसा कुछ घुसा दिया था। उसके अलावा बाकी लोगों को किसी ऐसे हथियार से मारा है जो धारदार था। कबीर शेखावत इससे पहले कि कोई सवाल पूछ पाता डॉक्टर खुराना आगे कहते हैं, वह धारदार हथियार हर बार अलग अलग था। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग हथियार से मारा है। उसके बाद एक का हाथ काट दिया और उसके बाद उसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया, इस वजह से वह मरा। कबीर शेखावत कहता है, हाँ तो इन सारी चीजों को साइड में करते हैं। सुना है कि आपने ही एमएलए बिस्वा सुराना का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर खुराना कहते हैं, सच कहूं तो वह एक कमाल का केस था। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कोई केस देखा था। उन्हें कैसे मारा गया था ये सुनना दिलचस्प होगा। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर कबीर शेखावत कहता है, मैंने तो बस तस्वीरें देखी है, बताइए कैसे मारा है उन्हें। डॉक्टर खुराना कहते हैं, तो फिर सुनो। बिस्वा सुराना के दिल के आगे और पीछे एक बड़ा सा कट लगाकर उसके दोनों तरफ से पसलियों को खींचकर उखाड़ कर बाहर निकाला और उसके बाद उसने इनके हाथ को इनके ही अंदर घुसाकर एक जोरदार धक्का मारा और फिर उसके बाद बिस्वा सुराना का हाथ उनके ही दिल के आर पार हो गया और वह खत्म हो गए। कबीर शेखावत कहता है, वह सब तो ठीक है लेकिन बिस्वा सुराना ने अपना हाथ खुद अपने शरीर के अंदर घुसाकर धक्का मारकर अपने दिल के आर पार जाने का मौका क्यों दिया? वह कोई बच्चा तो नहीं था ना? CH63 5 लोग। कबीर शेखावत की बात सुनकर डॉक्टर खुराना कहते हैं, यही तो सबसे कमाल की चीज है, जो कैसे हुआ वह मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। कबीर शेखावत कहता है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हुआ क्या है। कैसे हुआ है वह हम बाद में देख लेंगे। कबीर शेखावत की बात सुनकर डॉक्टर खुराना हंसते हुए कहते हैं, जवान खून है तुम्हारा, इंतजार नहीं होता है तुमसे। कबीर शेखावत कहता है, अरे डॉक्टर, बहुत काम है मुझे, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में भेजिएगा, पहले आप मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर खुराना कहते हैं, देखो कबीर शेखावत, जब एमएलए बिस्वास सुराना के साथ यह सब हुआ तब उसका वह हाथ काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पैरालाइज था। कबीर शेखावत कहता है, अच्छा, जैसा कि मुझे पता चला है उसके मुताबिक तो अपनी बेटी की शादी में बिल्कुल परफेक्ट था उनका शरीर। की गलत नस वस काट दिया है क्या उसने?
डॉक्टर खुराना कहते हैं, वही तो दिक्कत है। वहां खरोंच वगैरह भी नहीं है। कैसे हुआ यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा और वक्त लगेगा लेकिन अभी बस इतना ही बता सकता हूँ। कबीर शेखावत कहता है, हाँ तो इंसाफ के नाम पर वह सूटकेस किलर लोगों को पागलों की तरह मार रहा है। अकेले मार रहा है जिसका मतलब है कि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शायद मिलिट्री बैकग्राउंड का होगा या फिर कोई अंडरग्राउंड फाइटर। डॉक्टर खुराना कहते हैं, वह सब पता करना तो आपका काम है मिस्टर कबीर शेखावत। अब आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कबीर शेखावत वहां से बाकी के लोगों के साथ बाहर निकल जाता है और कहता है, तुम निकलो यहाँ से। लारा कहती है, मतलब क्या है आपका? कबीर शेखावत कहता है, तुम तो मास्क लगा कर गई थी ना। मुझे अभी तुमसे भी बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। मैं जा रहा हूँ नहाने। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक तुम लोग भी जाओ, फ्रेश होकर आओ। कबीर शेखावत वहां से चला जाता है। उसके बाद लारा मन ही मन कहती है, कबीर शेखावत आखिर किस तरह का ऑफिसर है? मुझे तो ये किसी भी तरह से सीरियस नहीं लगता है। इनके बारे में जो कुछ भी सुना था वह मुझे अब सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है वह सब अफवाह थी। लारा भी अपने आप को सूंघती है और कहती है, मुझे भी फ्रेश होना होगा। बदबू आ रही है। डॉक्टर खुराना अंदर कैसे रहते होंगे? उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें काफी मजा आ रहा हो। आदत हो गई होगी। लारा भी चली जाती है। उसके बाद बाकी के दोनों भी चले जाते हैं। इधर प्रतीक उस एरिया में भटकता है रहा था लेकिन उसे वह इंसान नहीं मिल रहा था। दोपहर से शाम हो गई थी लेकिन फिर भी प्रतीक को अपने वह आदमी दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिला था। प्रतीक थक जाता है और मन ही मन कहता है, अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए, काफी वक्त हो गया है। प्रतीक उस इलाके से बाहर निकालने के लिए चलने लगता है। जैसे ही प्रतीक उस इलाके से बाहर निकलने वाला था तभी उसके बगल से एक हल्की बड़ी दाढ़ी वाला आदमी गुजरता है, जिसके गुजर जाने के बाद प्रतीक अचानक से पीछे मुड़ता है और उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, ये तो वही है। प्रतीक उसे थोड़ी देर तक देखता है और उसके बाद उसके पीछे पीछे जाने लगता है। 5 मिनट तक चलने के बाद प्रतीक देखता है कि वह आदमी जाकर एक घर के फर्स्ट फ्लोर के अंदर घुस जाता है। प्रतीक उस घर के आसपास थोड़ी देर तक रहता है और तभी वह आदमी बाहर निकलता है और उसके बाद दूसरी तरफ जाने लगता है। उसके पीछे पीछे एक और आता है और वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। प्रतीक उन दोनों का पीछा करने लगता है। वे दोनों एक घर के पीछे खड़े होते हैं और तभी एक और निकलकर वहां आता है और तीनों साथ चलने लगते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद एक और घर के सामने रुकते हैं और फिर एक और आता है और चारों चलने लगते हैं। वैसे ही एक पांचवा भी आता है। पांचों जब जाकर एक छठे जगह पर रुकते हैं तब प्रतीक उन लोगों के पास जाकर वहां से गुजरने का नाटक करता है। तब उसे एक औरत कह रही थी कि वह गांव गया है, कुछ दिनों के बाद आएगा। वे लोग वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रतीक मन ही मन कहता है, 6 लोग थे वहां, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने इतना घिनौना काम किया है? छठा भाग गया है और ये बाकी के 5 लोग यहाँ हैं। कुछ भी करने से पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। वे 5 लोग जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे प्रतीक भी वैसे बढ़ता जा रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग कहीं जा रहे हो। प्रतीक उसके बाद थोड़े डिस्टेंस से उन्हें फॉलो करता है। वे लोग उस एरिया के बाहर एक फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। प्रतीक हर वक्त राधिका से जुड़ा हुआ था और जब प्रतीक फैक्ट्री के पास पहुंचता है तब राधिका कहती है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे का कोई नामो निशान नहीं है। फैक्ट्री लंबे वक्त से बंद है। प्रतीक कहता है, फिर भी यहाँ तो मुझे एक आध 2 सीसीटीवी कैमरा नजर आ ही रहा है। तुमने तो कहा था कि यह काम नहीं कर रहा है। राधिका कहती है, खराब है। वहां पर कोई भी सीसीटीवी का एक्सेस नहीं है। वह जो एक आध कैमरे हैं वह काम नहीं कर रहे हैं। आराम से अंदर जाओ और खत्म कर दो उन्हें। ये कहकर राधिका खांसने लगती है। प्रतीक कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? राधिका कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम बस अपने काम के ऊपर ध्यान दो। प्रतीक कहता है, ठीक है। प्रतीक उसके बाद छुपते हुए आराम से अंदर चला जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर अंदर गए लोग करने क्या गए हैं अंदर। CH-64 इतिहास के सबसे बड़े जालिम। प्रतीक जब अंदर जाता है तो वह छिपते हुए अपने ग्लव्स को पहनता है और एक खिड़की के जरिए अंदर घुसता है। प्रतीक जब अंदर जाता है तब उसे किसी के फुसफुसाहट की आवाज आती है। प्रतीक दबे पांव अंदर जाता है और छिपकर उनकी बातों को सुनने लगता है। जिस दाढ़ी वाले को प्रतीक ने सबसे पहले देखा था वह कह रहा था, गड़बड़ हो गई है। पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। विलास बिना बताए गांव भाग गया है। पुलिस हम तक कभी भी पहुंच सकती है। एक कहता है, पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग को क्या हो गया था कि मैंने तुम लोगों के साथ उस लड़की का रेप किया। दाढ़ी वाला आदमी उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, चुप कर, अपने दिमाग को शांत कर। जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, हम जल्द ही पकड़े जाएंगे, तेरी ही वजह से पकड़े जाएंगे। वह आदमी रोनी सूरत बनाते हुए कहता है, हमने गलत किया है, बहुत ही बेकार मौत मारे जाओगे तुम सब। एक और आदमी उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, साले सबसे ज्यादा मजा तो तू ही ले रहा था। वह पांचवा आदमी कहता है, बात तो सही है तेरी, मजा तो बहुत आया था लेकिन वह मर गई, एक आध दिन और मजा करते। ये सुनते ही सारे लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर प्रतीक मन ही मन कहता है, इंसानियत के नाम पर कलंक है ये लोग, जीने के लायक नहीं है। अगर इसे पुलिस लेकर गई तो पहले केस लंबा चलेगा, फिर जब तक सजा मिलेगी तब तक ये सब बुढ़े हो जाएंगे। उस लड़की को जब तक इंसाफ मिलेगा तब तक उसके माँ बाप मर जाएंगे। ये इंसाफ मुझे ही करना पड़ेगा।
जब वे पांचों हंस रहे थे तब उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। उनमें से एक जब पीछे किसी को अपनी तरफ आते हुए देखता है तब वह दाढ़ी वाले को हिलाते हुए कहता है, अरे वह कौन है? ये सुनते ही सारे लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उनके सामने ग्लव्स पहने हुए एक कम उम्र का लड़का खड़ा था जिसकी उम्र यही कुछ 22-23 साल थी। वह वहां अजीब सा मास्क पहन कर आया था। इसमें उसका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था। प्रतीक आगे आते हुए कहता है, तुम लोग इंसानियत के उपकलंक हो। तुमने जो किया है वह इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े जालिम हो। आज मैं तुम सबको ऐसी मौत दूंगा जैसी आज तक किसी को भी नहीं हुई थी। आज मैं तुम लोगों को इतिहास बना दूंगा। प्रतीक की इस बात को सुनकर पांचों डरने के बजाय हंसने लगते हैं। प्रतीक ये देखकर कहता है, मैंने कोई जोक मारा है क्या? दाढ़ी वाला आदमी कहता है, तुझे पता चल गया है कि हम पांचों ने मिलकर उस लड़की का रेप करके उसे जान से मारा है। तुम्हें तो आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रतीक कहता है, तुम 5 नहीं 6 थे। छठा भागा हुआ है ना? विलास नाम है न उसका। वह दाढ़ी वाला आदमी कहता है, अब तो तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे हम यहाँ से। तुझे अगर छोड़ दिया तो तू हमें पकड़वा देगा। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद पांचों लोग प्रतीक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्रतीक कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि एक लड़की के साथ ऐसा करने के बाद भी तुम लोगों के आंखों में कोई भी पछतावा नहीं है। तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। दाढ़ी वाला आदमी कहता है, तू बोलता बहुत है। यह अजीब सा हुलिया लेके यहाँ आया है। तू है कौन रे? प्रतीक कहता है, मेरा नाम है सूटकेस किलर और मैं यहाँ आया हूँ इंसाफ करने। तुम लोगों को जान से मारकर ही इंसाफ होगा उस लड़की का। चूंकि वे लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे इसलिए सूटकेस किलर सुनकर एक कहता है, ये तो विदेशी नाम लगता है। अजीब सा, इसको मार के यही दफना देंगे। सही रहेगा, विदेशी है तो इसे कोई ढूंढने के लिए भी नहीं आएगा। प्रतीक को उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में इन लोगों का यहाँ पैदा होना बेवकूफी है। प्रतीक कहता है, तुम लोग कैसे मरना चाहोगे? दाढ़ी वाला आदमी कहता है, लगता है कि मौत को सामने देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो तुमको मार ही देते हैं। जरा हथियार निकालो तो। एक आदमी एक नुकीला रॉड सीधा निकाल कर लाता है और उसके हाथ में देते हुए कहता है, पहले इसके आंख को फोड़ दीजिए। कहीं बच गया तो राज उगल देगा। आंख ही नहीं रहेगी तो क्या करेगा? दाढ़ी वाला कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले इसको अंधा करते हैं। प्रतीक कहता है, बेवकूफ इंसान। वह दाढ़ी वाला कहता है, हमको बेवकूफ बोला? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह दाढ़ी वाला नुकीले रॉड को प्रतीक के आंख की तरफ पॉइंट करते हुए हमला कर देता है। प्रतीक एक लंबी सांस लेता है और उसके हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए उसके ही आंख में उस नुकीले रॉड को घुसा देता है। प्रतीक ने रॉड को इतना ज्यादा तेजी से घुसाया था कि वह उसके आंख से होते हुए सर के दूसरी तरफ निकल गया था। वह उसके बाद चिल्लाते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। यह देखकर वहां के सारे लोग शौक के मारे फ्रीज हो गए थे। प्रतीक कहता है, तुम लोगों को अगर मेरे बारे में पता न भी चला है तो मैं ही हूं जिसने एमएलए बिस्वास सुराना को मारा था। यह सुनने के बाद सारे लोगों की हालत खराब हो गई थी। सारे लोगों तक ये खबर पहुंची थी कि जो जुर्म करेगा वह मारा जाएगा। यह सुनने के बाद बाकी के चारों लोग एक साथ प्रतीक के ऊपर हमला कर देते हैं। प्रतीक एक साथ सारे लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में प्रतीक ने सारे के सारे लोगों को पैरालाइज करके नीचे गिरा दिया था। यह देखने के बाद पांचवा आदमी जिसका अब एक ही आंख बचा हुआ था वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। CH-65 मैंने इंसाफ कर दिया है। प्रतीक को अपने करीब आते हुए वह आदमी कहता है, देखो नजदीक मत आओ। प्रतीक कहता है, बात ऐसी है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। कितना दर्द हुआ होगा उस लड़की को तुम्हें इसका अंदाजा भी है। जब एक उंगली में हल्का सा खरोंच आ जाता है तो कई दिनों तक दिमाग खराब रहता है। तुम लोगों ने तो ऐसी दरिंदगी दिखाई है उसके ऊपर की अगर वह जिंदा बच जाती तो खुश से कभी नजरें नहीं मिला पाती। वह आदमी कहता है, इसीलिए तो हमने उसे मार दिया ताकि उसे दर्द ना हो। वह आदमी यह कहना तो नहीं चाहता था लेकिन उसके मुंह से निकल गया था। यह सुनकर प्रतीक उसके दोनों हाथ को डिसलोकेट कर देता है। वह आदमी दर्द से कांप उठता है। प्रतीक उस आदमी को बालों को पकड़कर घसीटते हुए उसे बीच में लाता है और बाकियों के साथ रख देता है। पांचों लोग जब इधर उधर देखते हैं तो उन्हें अपने सारे साथी नजर आते हैं। प्रतीक कहता है, तुम्हारा छठा साथी जिसका नाम शायद तुमने विलास बताया था वह कब आएगा? कहाँ गांव है उसका? प्रतीक की बात सुनकर वह कहता है, गांव तो मैं बता दूं लेकिन वह नहीं आएगा। अब तो वह बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रतीक कहता है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक नोट लिखता हूँ। ये कहते हुए प्रतीक अपने जेब से एक छोटी सी डायरी निकालता है और उसका एक पेज फाड़कर उसके ऊपर लिखना शुरू कर देता है। प्रतीक उसे टॉर्चर करते हुए गांव का नाम उगलवा लेता है। प्रतीक नोट में लड़की का नाम और उसके आगे का इंसाफ लिखता है और कुछ और चीजों को लिखने के बाद आखिरी में विलास का नाम और उसके गांव को लिखने के बाद लिखता है, इसे भी मैं जल्द ही मारूंगा, अगर बचा सकते हो तो बचा लो कबीर शेखावत। प्रतीक ने कबीर शेखावत का नाम इसलिए लिखा था क्योंकि उसने कबीर शेखावत के काफी सारे चर्चे सुन लिए थे पिछले 2 दिनों में। कबीर शेखावत के बारे में जितना प्रतीक ने जाना और सुना था उसके मुताबिक उसे भड़काना काफी ज्यादा आसान था। प्रतीक कबीर शेखावत की ताकत और पागलपन को टेस्ट करना चाहता था। प्रतीक सारे चीजों को लिखकर उसके बाद उसे उस दाढ़ी वाले आदमी के शर्ट के पॉकेट में रखता है और कहता है, अब तुम लोगों को खत्म करने के साथ साथ उस लड़की को इंसाफ दिलाने का वक्त आ गया है।
थोड़ी देर तक उस फैक्ट्री से चीखने की आवाज आती है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। प्रतीक वहां से बाहर निकलता है और वहां से ही एक आदमी के फोन से किसी को कॉल करने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक लड़की फोन उठाते हुए कहती है, इंस्पेक्टर लारा स्पीकिंग। प्रतीक कहता है, मुझे मिस्टर कबीर शेखावत से बात करनी है। लारा कहती है, कबीर शेखावत अभी नहीं आए हैं, जब वह आएंगे तब आप फोन कीजिएगा। प्रतीक कहता है, ठीक है इंस्पेक्टर लारा, मैं हूं वही जिसके लिए कबीर शेखावत को यहाँ बुलाया गया है। सूटकेस किलर। ये सुनते ही लारा आकाश को एक इशारा करती है और वह कॉल को ट्रेस करने के लिए लग जाता है। लारा वक्त बर्बाद करते हुए कहती है, ऐसा मजाक करने का मतलब समझते हो तुम? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। प्रतीक एक फैक्ट्री का पता बताते हुए कहता है, यहाँ मैंने 5 लोगों को मारकर इंसाफ किया है। किसका इंसाफ किया है और कैसे किया है, ये कबीर शेखावत को यहाँ भेजकर पता कीजिए। ये कहते हुए प्रतीक फोन काट देता है और उस फोन को वहीं झाड़ी में फेंक देता है। प्रतीक उसके बाद लाइट में आकर अपने आप को हर तरफ देखता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि उसके कपड़े में कोई भी खून नहीं लगा हुआ है तो वह वहां से छिपते हुए निकल कर आ जाता है। प्रतीक राधिका को कॉल करते हुए कहता है, काम हो गया है, 5 गए 1 फरार है, उसे पुलिस खुद ढूंढ कर निकालेगी मेरे लिए। राधिका कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मैंने बताया था ना कि अद्वैत मिश्रा देश छोड़कर भाग गया। प्रतीक कहता है, हाँ बताया था। राधिका उसके बाद कॉल काट देती है और प्रतीक वहां से वापस अपने कॉलेज आ जाता है। वहां उसे देखकर संकेत काफी ज्यादा खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, प्रतीक मेरे भाई, काम हो गया मेरा। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, कौन सा काम हो गया है तेरा? रात हो गई है, नशा वशा तो नहीं किए होना? संकेत कहता है, 9 बजे भी कोई रात होती है क्या? फिर से संकेत अपने बात को बदलते हुए कहता है, ये कहाँ भटक गया हूं मैं, मेरा मतलब था कि नैना से मेरा पैचअप हो गया है। प्रतीक कहता है, सच में? ऋषि ने करवाया क्या? संकेत कहता है, बिल्कुल भी नहीं, सारे चीजों के लिए मैं दूसरे के भरोसे थोड़े न बैठा हुआ हूँ यार। इस बार तेरा भाई अपने दम पर नैना को मनाया है। तभी वहां ऋषि आता है और कहता है, अबे साले, सच तो बोल, कितना झूठ बोलता है, अगर मैं नहीं होता तो तू यहाँ रोता रहता। ये सुनकर प्रतीक हंसने लगता है, लेकिन संकेत बात को हल्का सा बदलते हुए कहता है, तूने तो बस बात करवाई, बाकी का चीजों को तो मैंने ही संभाला है। ऋषि और संकेत को बहस करता हुआ देखकर प्रतीक कहता है, अबे शांत हो जाओ तुम लोग। ऋषि और संकेत अपना मामला छोड़कर अब प्रतीक के पीछे पड़ जाते हैं। संकेत कहता है, एक बात बताओ प्रतीक, आजकल तुम रात रात भर कहाँ रहते हो? राधिका। प्रतीक कहता है, अबे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राधिका से मिले तो काफी ज्यादा वक्त हो गया है। इस बार प्रतीक इस बात को टालने के लिए खाना खाने का बहाना करके वहां से निकल जाता है। इधर प्रतीक का कॉल कटने के बाद सीधा लारा ने कबीर शेखावत को कॉल करके सब कुछ बता दिया था और सारे लोग उस फैक्ट्री में पहुंच गए थे। CH-66 एक नाम के 8 लोग। प्रतीक के कहने के बाद सारे लोग उस फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए थे, जहां जाने के बाद लारा कहती है, यहीं से उसने कॉल किया था। आकाश कहता है, मोबाइल फोन की लोकेशन भी यही दिखा रही है। कबीर शेखावत जो अपने साथ साथ कुछ कांस्टेबल्स को भी लेकर आया था, वह कहता है, तुम सारे लोग एक काम करो, इस फैक्ट्री को अच्छी तरह से छान मारो, मैं भी देखना चाहता हूं कि उसने स्पेशल मेरे लिए क्या छोड़ा है। कबीर शेखावत के इतना कहने के बाद सारे लोग तेजी से उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं, जहां उन्हें सबसे पहले वह फोन मिलता है जिसका इस्तेमाल प्रतीक ने किया था मैसेज देने के लिए। वह फोन ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ था, जिसे अपने टैब में देखकर आकाश कहता है, ये ही है वह जिसका सिग्नल मुझे दिखाई दे रहा है सर। कबीर शेखावत ये सुनकर कहता है, अच्छी, इस तरह से इस जगह को छान मारो, देखो और क्या मिलता है। तभी अंदर से किसी की घबराई हुई आवाज आती है, जल्दी आइए सर, यहाँ देखिए। कबीर शेखावत जैसे अंदर जाता है वह शॉक हो जाता है। 5 लोगों की लाश वहां रॉड के ऊपर टंगी हुई थी। रॉड जमीन में घुसा हुआ था और उसके ऊपर 5 लोगों की लाशें कुछ ऐसे टंगी हुई थी जैसे उन्हें उठाकर उस रॉड के ऊपर रखा गया था। रॉड पीछे के छेद से होते हुए सर तक गया था। यह देखकर कबीर शेखावत भी एक बार के लिए शॉक हो गया था। कबीर शेखावत कहता है, फॉरेंसिक बुलाओ, लाशों की तलाशी लो। थोड़ी देर तक लाशों की तलाशी लेने के बाद लारा को वह नोट मिलता है जिसे प्रतीक ने छोड़ा था। वह नोट प्रतीक लेता है और उसे देखकर हंसते हुए सीधा एक कॉल लगा लेता है। सामने वाले के कॉल उठाते हुए कबीर शेखावत कहता है, विजय मेरे यार, सूटकेस किलर ने काम कर दिया है। उसने हाल फिलहाल वाली दरिंदगी वाले केस के 5 लोगों को मार दिया है और छठा का पता देकर गया है। बोला है कि वह उसे भी मारेगा। विजय कहता है, तुम जल्दी से जाओ और उसे ढूंढो, यहाँ का केस लारा के ऊपर छोड़ दो। कबीर शेखावत कहता है, मजाक कर रहे हो क्या, वह एक बच्ची है, वह इस केस को संभाल नहीं पाएगी। विजय कहता है, बात ऐसी है कि तुम्हारे बातों से ऐसा लग रहा है जैसे हर एक काम तुम ही करना चाहते हो। कबीर प्रैक्टिकली सोचो। कबीर शेखावत कहता है, अच्छा ठीक है, मैं विलास नाम के उस आदमी को उसके गांव से पकड़ कर लाता हूँ। सूटकेस किलर ने चैलेंज दिया है कि घुसकर मारेगा, देखता हूँ कि कितना दम है उसके। विजय कहता है, वक्त नहीं है ये सब करने का, जल्दी से काम पर निकलो। कबीर शेखावत कॉल काटता है और लारा से कहता है, देखो छोटी बच्ची, अब यहाँ सब कुछ तुम संभालो, मैं इस विलास नाम के छठे क्रिमिनल को पकड़ कर लाता हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगा।
लारा कहती है, आपको कितनी बार कहा है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। कबीर शेखावत कहता है, हाँ ठीक है, तुम संभाल तो लोगी ना। लारा कहती है, हाँ बिल्कुल संभाल लूंगी। कबीर शेखावत वहां से जाते हुए कहता है, आकाश मेरे साथ चलो। आकाश कबीर शेखावत के साथ जाने लगता है। इधर प्रतीक सोया हुआ था और इधर कबीर शेखावत विलास को ढूंढने के लिए निकल गया था। लगभग आधी रात को कबीर शेखावत और आकाश एक गांव में पहुंचते हैं जो एक सुनसान जगह पर थी और वहां के सारे लोग शायद सो गए थे। आकाश कहता है, ऐसा लग रहा है सर, यहाँ सारे लोग सो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अभी हम इस विलास नाम के आदमी को ढूंढ पाएंगे। कबीर शेखावत कहता है, गाड़ी को सामने वाले घर में लेकर चलो। वहां लाइट जल रही है, शायद कोई जगा हुआ है। वह जरूर बताएगा पता उस विलास नाम के आदमी के बारे में। कबीर शेखावत के ऑर्डर को मानकर आकाश गाड़ी को इस घर के पास ले आता है जहां सच में एक बुद्ध आदमी बैठा हुआ था। कबीर शेखावत उन्हें देखते हुए कहता है, आपको पता है क्या विलास नाम का आदमी किधर रहता है? वह बूढ़ा आदमी कहता है, कौन विलास? कबीर शेखावत थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है, वह जो शहर में काम करता है, अभी अभी गांव आया है। कबीर शेखावत की बात सुनकर कहता है, देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस गांव में 8 विलास है। आप किसको ढूंढ रहे हो वह मैं कैसे बता सकता हूँ? कबीर शेखावत आकाश से कहता है, हमने उसकी तस्वीर ली है क्या? आकाश कहता है, बिल्कुल नहीं सर, नोट मिलते ही आप सीधा निकल गए थे। कबीर शेखावत कॉल करते हुए कहता है, अभी क्या चल रहा है लारा? लारा कहती है, लाशें गई फॉरेंसिक के लिए। डॉक्टर खुराना काफी खुश हो गए हैं। यहाँ फैक्ट्री को फॉरेंसिक टीम जांच रही है। कबीर शेखावत कहता है, तुम एक काम करो, वहां के इलाके में जाओ और इस विलास नाम के आदमी का पता लगाओ और उसके घर में घुसकर उसकी कोई तस्वीर भेजा। इस गांव में 8 विलास निकले हैं। लारा समझ गई थी कि कबीर शेखावत ने हड़बड़ाहट में एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी थी। लारा कहती है, ठीक है, मैं 1 घंटे में ये करती हूँ, आपको जल्द तस्वीर मिल जाएगी। कबीर शेखावत कहता है, ठीक है, तब तक मैं यहाँ अपने तरीके से कोशिश करता हूँ। कबीर शेखावत कॉल काटता है और उसके बाद उस बूढ़े से 8 विलास का पता लेता है। उस बूढ़े के मुताबिक 8 विलास शहर में काम करते थे और पता नहीं कैसे लेकिन 8 विलास इस वक्त पर यहीं मौजूद थे। कबीर शेखावत के सारे लोगों का पता लेते हुए देखकर आकाश कहता है, सर सारे लोगों का पता लेने की क्या वजह है? कबीर शेखावत कहता है, एक नाम के 8 लोग निकले हैं, 8 को पकड़ कर रखते हैं, जो निकलेगा उसे पकड़ लेंगे वरना ये लोग भाग भी सकते हैं। CH-67 किया एक डॉक्टर है इसके पीछे। कबीर शेखावत ने थोड़ी ही देर में सारे विलास नाम के आदमी को पकड़कर एक जगह जमा कर लेता है। उनमें से एक कहता है, ये सब क्या है इंस्पेक्टर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे पकड़ा क्यों है? कबीर शेखावत कहता है, तुम सारे लोग शांत रहो, थोड़ी देर में तुम सबको एक कंफर्मेशन करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। तभी एक विलास जो हट्टा कट्टा था वह आगे आते हुए कहता है, आपके पास हमें ऐसे रखने का वारंट है तो दिखाए वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। कबीर शेखावत गाड़ी से एक SMG गन निकालता है जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर आकाश। उसे तो पता ही नहीं था कि कबीर शेखावत अपने साथ ऐसा SMG गन लेकर आया है। कबीर शेखावत उन लोगों के 1 फीट आगे गोली चलाना शुरू कर देता है। इस वजह से सारे लोग पीछे जाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नीचे झुक जाते हैं। कबीर शेखावत का ये रूप देखकर एक विलास कहता है, ये कैसी गुंडागर्दी है? तुम दोनों पुलिस वाले हो भी कि नहीं? पुलिस के भेष में गुंडे। कबीर शेखावत कहता है, तुम लोग चुप रहो वरना एक एक को गोलियों से भून दूंगा। कबीर शेखावत के बोलने के अंदाज और उनकी तरफ SMG को पॉइंट होता हुआ देखकर सारे लोग इतने ज्यादा खामोश हो गए थे। वे इतना ज्यादा खामोश हो गए थे कि वहां हवा के चलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी 1 घंटे के बाद कबीर शेखावत को एक तस्वीर आती है जिसे देखने के बाद कबीर शेखावत एक विलास को उसके गले से पकड़ता है और उसे उठाकर सीधा गाड़ी के अंदर धक्का दे देता है। बाकियों को देखते हुए कबीर शेखावत कहता है, बाकी के लोग जाओ यहाँ से, मेरा काम हो गया है। कबीर शेखावत और आकाश वहां से निकल जाते हैं। कबीर शेखावत आकाश को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर कहता है, क्या देख रहे हो? आगे देखो, गाड़ी चलाने के ऊपर ध्यान दो। आकाश कहता है, सॉरी सर, लेकिन आपने इतने लोगों के सामने ऐसे गोलियां चला दी, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा करने पर आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। कबीर शेखावत हंसते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, सस्पेंड किया जाएगा। अगर सच में ऐसा कुछ है तो जो कोई भी सस्पेंड करेगा उसके सर में 2 बुलेट मारकर ही जाऊंगा। सुबह तक कबीर शेखावत उसे लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जिसे स्पेशल उसकी टीम के लिए असाइन किया गया था। एक सीक्रेट ठिकाना सिर्फ और सिर्फ सूटकेस किलर के केस के लिए ही असाइन किया गया था। कबीर शेखावत विलास को वहां चेयर पर बैठाते हुए कहता है, जरा इसे पानी तो पिलाओ, लगता है कि बेचारे का गला सूख गया है। अभी तो इसके साथ हमें काफी ज्यादा प्राइवेट टाइम गुजारना है, पहले उसे अच्छे तरीके से खिलाओ और पिलाओ, उसके बाद इसे टॉर्चर करूंगा मैं। कबीर शेखावत के इतना कहते ही वहां असाइन किए गए कुछ कांस्टेबल्स खाना और पानी लाकर वहां रख देते हैं और विलास को खाने के लिए मजबूर करने लगते हैं। कबीर शेखावत वहां से पहुंच जाता है डॉक्टर खुराना के पास जहां उन्होंने एक लाश को काट कर रखा हुआ था और उसे देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। कबीर शेखावत इस बार मास्क लगाकर अंदर जाता है और कहता है, कैसे है आप डॉक्टर खुराना?
आपको हंसी को देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ मिला है, कुछ बड़ा मिला है। डॉक्टर खुराना कहते हैं, आओ मिस्टर कबीर शेखावत, यूं कहा जाए तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कबीर शेखावत हंसते हुए कहता है, अच्छा तो आपने चीर फाड़ के साथ साथ भविष्य देखना भी शुरू कर दिया है क्या? डॉक्टर खुराना कहते हैं, तुम मजाक भी करते हो, मुझे लगा था कि काफी सीरियस किस्म के हो। कबीर शेखावत कहता है, अरे नहीं डॉक्टर, आप बताइए तो सही, क्या मिला है आपको? डॉक्टर खुराना कहते हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दोनों हाथ और दोनों पैर पूरी तरह से पैरालाइज। उसके बाद इन्हें उठाकर नुकीले रॉड के ऊपर बैठा दिया गया और उसके जब रॉड ने इन्हें छेद दिया, रॉड पूरी तरह से पीछे से छेदते हुए सर से बाहर निकले, इसके लिए इनके सर को ठोका गया है। कबीर शेखावत कहता है, अच्छा तो उन्हें ठोका गया तभी तो सर तक की हड्डी को छेद दिया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि बिना नुकीला रॉड छेद दे किसी को। डॉक्टर खुराना कहते हैं, बात ऐसी थी कि अगर उन्हें काफी ऊपर से फेंका जाता तो पक्का वे लोग छेद दिए जाते, लेकिन उन्हें बस उठाकर बैठा दिया गया है और फिर ठोका गया है। कबीर शेखावत कहता है, इन्हें उठाकर बैठाया गया है मतलब मारने वाला काफी हट्टा कट्टा है या फिर कोई वेटलिफ्टर है? डॉक्टर खुराना कहते हैं, पता नहीं। कबीर शेखावत कहता है, आपको नहीं पता तो फिर आपको पता क्या चला है? डॉक्टर खुराना कहते हैं, इन सारे लोगों के पैरालाइज होने की वजह पता चली है। इनके नसों को ऐसे दबाया जाता है कि उनका वह हिस्सा डिसेबल हो जाता है। कबीर शेखावत कंफ्यूज होते हुए कहता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टर। डॉक्टर खुराना कहते हैं, वह मारने वाला जो कोई भी है उसे नसों के बारे में सब कुछ मालूम है। उसने कुछ ऐसे नसों को कुछ इस तरह से दबाकर घुमाया है जिससे खून का बहाव रुक जाता है और उसके आगे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है और महसूस तक होना बंद हो जाता है। कबीर शेखावत कहता है, क्या मतलब है आपका? मारने वाला एक डॉक्टर है क्या? कबीर शेखावत की बात सुनकर डॉक्टर खुराना कहते हैं, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर तो नहीं लेकिन कुछ ऐसा ही, उसे नसों के बारे में सब कुछ पता है। कबीर शेखावत कहता है, डॉक्टर यानी कि मेडिकल कॉलेज। सिद्धार्थ तनेजा, अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। आपको और कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा, तब तक मैं पास वाले मेडिकल कॉलेज में थोड़ा कुछ पूछताछ करता हूँ। CH-68 शायद अगला निशाना आप हो। डॉक्टर खुराना की बातों को सुनकर कबीर शेखावत को मेडिकल कॉलेज और वहां पर हुई चीजों के बारे में याद जाता है, जिसके बाद वह डॉक्टर खुराना से यह कहकर निकल जाता है कि वह मेडिकल कॉलेज जा रहा है पूछताछ करने और अगर उन्हें कुछ नया पता चले तो वे उसे जरूर बताए। कबीर शेखावत ये कहकर वहां से चला जाता है। कबीर शेखावत के जाने के बाद डॉक्टर खुराना अपने काम में जुट जाते हैं। इधर प्रतीक सुबह सुबह उठकर बस न्यूज देखता है, जहां उसे अपने बारे में एक छोटा सा ही न्यूज दिखाई देता है। उसे देखकर प्रतीक मन ही मन कहता है कि क्या बात है, कबीर शेखावत ने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लड़की का नाम तो लिया ही है, अब इससे ज्यादा तो उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। प्रतीक जानता था कि कबीर शेखावत बहुत ही ज्यादा सनकी है। कबीर शेखावत के पुराने केस में मीडिया के हाथ कभी भी ज्यादा कुछ नहीं लगता था। कबीर शेखावत भी अंशुमन सिंह की ही तरह था, लेकिन दोनों में बस एक ही अंतर था। अंशुमन सिंह केस को झूठ बोलकर खत्म कर देता था, जबकि कबीर शेखावत केस को बार बार घुमाकर उसे लंबा खींचता था। कभी कभार तो कई केस को आपस में जोड़ देता था। एक बार कबीर शेखावत ने 8 मर्डर केस को माफिया से जोड़कर माफिया के पूरे गैंग का एनकाउंटर कर दिया था। प्रतीक न्यूज को बंद करते हुए कहता है कि उसने अभी तक ढूंढा कि नहीं उस विलास को। यह अंदर की खबर निकालनी पड़ेगी मुझे, राधिका से बात करनी पड़ेगी। ये सब सोचते हुए जब प्रतीक की नजर अपने दोनों रूममेट्स के ऊपर पड़ती है जो पढ़ रहे थे, प्रतीक उन्हें देखते हुए कहता है कि क्या बात है ऋषि, तुम पढ़ रहे हो, उसके अलावा संकेत तुम भी पढ़ रहे हो, आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया है तुम दोनों के अंदर? ये सुनकर दोनों प्रतीक को एक अजीब सा लुक देने लगते हैं। प्रतीक कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर जवाब नहीं देना है तो मत दो, मेरा जानने का कोई मन नहीं है, तुम्हारा है तो बता दो। ऋषि कहता है कि अभी तुम भूल गए हो तो तुम्हें बता देता हूँ, परसों से एग्जाम है यार, प्रैक्टिकल तो कर लेंगे लेकिन थ्योरी की तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे जैसा शार्प दिमाग तो नहीं है हमारे पास जो पढ़ाई के साथ साथ याद करते चलते हो। संकेत कहता है कि बिल्कुल, हम तो उन लोगों में से आते हैं जो एग्जाम के एक रात पहले पढ़ते हैं और पास होते हैं। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि क्या बात कर रहे हो, परसों से सच में एग्जाम है क्या? ये सुनकर ऋषि कहता है कि यह क्या देख रहा हूं मैं, प्रतीक को एग्जाम का डेट तक याद नहीं है, लगता है कि कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है राधिका के मामले में। प्रतीक कहता है कि बकवास बंद करो यार, एग्जाम का डेट भूल गया था मैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये कहते हुए प्रतीक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। प्रतीक एग्जाम के बारे में सोच रहा था। प्रतीक मन ही मन कहता है कि मुझे परसों से पहले उस विलास को मार देना चाहिए या फिर एग्जाम के बाद, मेरे ख्याल से एग्जाम के बाद ही मारना चाहिए। प्रतीक मन ही मन कहता है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो सात्विक के सपने का क्या होगा? उसे इंसाफ तो मिल गया, लेकिन उसका आखिरी सपना एक अच्छे डॉक्टर बनने का, ये मैं पूरा करूंगा। उसके लिए विलास 1 सप्ताह और जिंदा बचेगा। तेरी जिंदगी 1 हफ्ते और लंबी हो गई है विलास, मुझे यकीन है कि तब तक कबीर शेखावत तेरी पूरी खातिरदारी करेगा। इधर डॉक्टर खुराना का दिमाग चाटने के बाद कबीर शेखावत अपने लोगों के साथ पहुंच गया था मेडिकल कॉलेज में। लारा चून की आज छुट्टी के ऊपर थी, इसलिए वह यहां नहीं आ पाई थी।
कबीर शेखावत जब कॉलेज पहुंचा था तब वहां पर हड़कंप मच गया था। कबीर शेखावत ने सीधा जाकर डीन के सामने बैठ गया था। डीन जो विश्वास सुराना का आदमी था और उसके मरने के बाद काफी डर गया था। उसे ऐसा लगता था कि वह सूटकेस किलर उसे भी अपना निशाना बनाएगा। अभी कबीर शेखावत को वहां देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। ऊपर से कबीर शेखावत की स्माइल और जान से मार देने का लुक डीन को ऐसा महसूस करवा रहा था कि सूटकेस किलर वह कबीर शेखावत ही है जो उसे मार डालेगा। उस डीन को पसीने पसीने होता हुआ देखकर कबीर शेखावत कहता है कि क्या हुआ आपको? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया हो कोई क्राइम करते हुए। ये सुनकर डीन कहता है कि क्या मतलब है इसका? मैं एक व्हाइट कॉलर आदमी हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। कबीर शेखावत हंसते हुए कहता है कि अरे आप तो सीरियस हो गए हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। कबीर शेखावत की बात सुनाकर डीन शांत होते हुए कहता है कि यह सब जाने देते हैं। आप बताइए इंस्पेक्टर कबीर शेखावत, आपके यहाँ आने की कोई खास वजह? ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि देखिए मुझे समीरा और बाकी के लोगों की हुई हत्याओं के बारे में पूछताछ करना है। समीरा के मौत से पहले यहाँ एक सात्विक नाम का स्टूडेंट भी आपसी लड़ाइयों में मारा गया था। डीन कहता है कि नहीं नहीं वह मारा नहीं गया था बल्कि। कबीर शेखावत उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज बताइए इसके बारे में। छुपाने पर आपको दिक्कत हो सकती है। प्लीज बताइए डिटेल में वरना आप तो समझते ही हैं कि क्या हो सकता है। क्या पता वह किला आपको ही अपना अगला शिकार बना ले। ये सुनने के बाद तो डीन की हालत खराब हो गई थी। डीन कहता है कि हाँ बिल्कुल बताता हूँ। सब कुछ बताता हूँ। साफ साफ बताता हूँ। CH-69 कबीर शेखावत से मिल लो। कबीर शेखावत के डराने के बाद डीन अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हो जाता है। कबीर शेखावत ये सुनकर कहता है कि आपने काफी अच्छा फैसला किया है। अब जल्दी जल्दी बताइए कि उस केस की असलियत क्या थी। डीन कहता है कि यहाँ विश्वास सुराना का भांजा होने के कारण सिद्धार्थ तनेजा की टूटी बोलती थी। कबीर शेखावत कहता है कि वह सब मैं जानता हूँ, आप बस इतना बताइए कि उस लड़के की मौत क्यों और कैसे हुई। डीन कहता है कि जिस लड़की को सिद्धार्थ तनेजा पसंद करता था उसे उसका जूनियर सात्विक ने इम्प्रेस कर दिया था। इस वजह से सिद्धार्थ तनेजा गुस्सा हो गया और उसे पीटने के लिए गया। कबीर शेखावत कहता है कि अच्छा तो ये बात है, उसके आगे क्या हुआ? डीन कहता है कि पीटने के दौरान जब उस लड़के को धक्का दिया गया तब वह बहुत ही तेजी से टेबल के कोने से टकरा गया जो काफी नुकीला था। वह उसके सर के पीछे घुस गया और हमने और खासकर पुराने डीन ने काफी कोशिश की लेकिन उससे बचा नहीं सके। उसके 6 महीने के बाद हमारे कॉलेज में हत्याएं होने लगी। समीरा नाम की लड़की, उसके बाद दंगे में भी मारे गए। फिर फिल्म देखने गए हमारे बच्चे वहां मारे गए। फिर उसके बाद सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। अभी तक हमारे ऊपर केस चल रहा है उन परिवारों का जिसके बच्चे मारे गए हैं। कबीर शेखावत डीन को रोकते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, आप अपना दुखड़ा यहाँ मत सुनाइए। यहाँ मैं ये सब सुनने के लिए नहीं आया हूँ। कबीर शेखावत की बात सुनकर डीन चुप हो जाता है और कबीर आगे कहता है कि सात्विक के परिवार वालों ने भी कोई केस किया है क्या? डीन कहता है कि सात्विक एक अनाथ था जो अनाथ आश्रम के पला बड़ा था। ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे ये बताइए कि उसका कोई दोस्त वगैरह है क्या? डीन कहता है कि हाँ उसके साथ ही अनाथ आश्रम में पढ़ रहा था। वह भी यहाँ उसके साथ ही पढ़ने के लिए आया है और आज भी पढ़ रहा है। उसका नाम है प्रतीक एंथनी। ये सुनकर कबीर शेखावत एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे मिलना है इस प्रतीक एंथनी से। डीन एक अलार्म बजाता है और तभी एक आदमी अंदर आता है जिसे देखते ही डीन कहता है कि जाओ और जाकर सेकंड ईयर से प्रतीक एंथनी को लेकर आओ। कहना कि डीन ने उसे याद किया है। ये सुनते ही वह आदमी वहां से चला जाता है। डीन कबीर शेखावत से कहता है कि थोड़ी ही देर में वह यहाँ आ जाएगा। कबीर शेखावत कहता है कि आज आपके कॉलेज में क्लासेज तो नहीं चल रही है ना? डीन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। कबीर शेखावत कहता है कि तब तो उससे मिलने के लिए मैं खुद ही जाऊंगा उसके पास। कबीर शेखावत वहां से उस आदमी को फॉलो करते हुए हॉस्टल के पास पहुंच जाता है। कबीर शेखावत हॉस्टल को देखते हुए कहता है कि उसे बाहर ही लेकर आओ। कबीर शेखावत उसी जगह पहुंच जाता है जहां पिछली बार प्रतीक की पूछताछ आयुष्मान राणा ने की थी। इधर प्रतीक पढ़ ही रहा था कि उसे एक आदमी बुलाता है। उस आदमी को देखकर प्रतीक कहता है कि परसों से एग्जाम है, अभी पढ़ रहा हूँ, कोई जरूरी काम है क्या? वह आदमी कहता है कि हाँ तुम्हें डीन ने बुलाया है। प्रतीक कहता है कि उन्हें मुझसे क्या काम? वह आदमी कहता है कि बहुत ही जरूरी काम है इसलिए बुलाया है। प्रतीक कहता है कि वही तो क्या काम है? वह आदमी कहता है कि तुम चलो पता चल जाएगा। प्रतीक कहता है कि पहले बताओ फिर उसके बाद ही जाऊंगा मैं। वह आदमी भी अपने बातों पर अड़ा हुआ था जबकि प्रतीक भी इस बात के ऊपर अड़ा हुआ था कि वह बिना वजह जाने नहीं जाएगा यहाँ से। आखिर में उस आदमी को हार माननी पड़ती है और वह कह ही देता है कि तुमसे एक पुलिस वाला पूछताछ करना पड़ता है। ये सुनते ही प्रतीक कहता है कि पुलिस वाले से क्या मतलब है आपका? कॉलेज पागल हो गया है क्या? मैं किसी पुलिस वाले से बात क्यों करूं? मैं नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए प्रतीक दरवाजे को बंद कर देता है। वह आदमी डीन को कॉल लगाता है और सारी बातों को सुनने के बाद डीन कहता है कि उससे मेरी बात करवाओ। वह आदमी एक बार फिर से दरवाजे को बजाने लगता है। प्रतीक के कुछ नहीं करने की वजह से ऋषि कहता है कि देख यार प्रतीक, बाहर वाले को पीट दूंगा मैं, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। प्रतीक एक लंबी सांस लेता है और अंदर से बाहर आते हुए कहता है कि कैसे समझाऊं मैं आपको?
नहीं जाना है मुझे। वह आदमी कहता है कि फोन है डीन सर का, वह तुमसे बात करना चाहते हैं। प्रतीक फोन लेते हुए कहता है कि हेलो सर। डीन कहता है कि जैसा तुम्हें कहा जा रहा है वैसा करो वरना तुम्हें रेस्टिकेंट कर दिया जाएगा। ये सुनकर प्रतीक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। प्रतीक कहता है कि अच्छा तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं, अब तो जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं आऊंगा। अगर अगली बार धमकी दी या फिर कुछ किया तो याद रखिएगा आपकी यहाँ कोई भी इज्जत नहीं है। ये सुनकर डीन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर प्रतीक उसके सामने होता तो वह अभी के अभी प्रतीक को कड़ी सजा देता। प्रतीक फोन काटने ही वाला होता है कि डीन कहता है कि 1 मिनट रुको, फोन मत काटना। प्रतीक कहता है कि क्या है जल्दी बोलिए। डीन कहता है कि अभी मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी, प्लीज कबीर शेखावत से जाकर मिल लो वरना वह मेरा जीना हराम कर देगा। तुमने उसके बारे में सुना तो होगा ही कितना ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर प्रतीक मन ही मन कहता है कि कबीर शेखावत आया है यहाँ, उससे मिलना तो पड़ेगा ही। CH70 कबीर शेखावत और प्रतीक का आमना सामना। कबीर शेखावत का नाम सुनकर प्रतीक उससे मिलने के लिए राजी तो हो जाता है, लेकिन वह डीन से कहता है कि देखिए ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर डीन कहता है कि प्लीज। प्रतीक फोन काटता है और उस जगह के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर के बाद प्रतीक इस जगह के लिए पहुंच जाता है जहां कबीर शेखावत था। प्रतीक कबीर शेखावत से मिलने के लिए अंदर जाने वाला होता है, तभी उसे एक पुलिस वाला रोक देता है। प्रतीक कहता है कि मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर वह पुलिस वाला कहता है कि अभी उनसे मिलने में थोड़ा सा वक्त है, इंतजार करो। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि ऐसा है तो अपने ऑफिसर से कहना कि उससे मिलने के लिए जो आया था वह चला गया है, अगर मिलना हो तो कल आना, कल मैं सुबह से शाम तक फ्री हूँ। ये कहकर प्रतीक वहां से जाने लगता है, तभी पीछे से आवाज आती है कि काफी हड़बड़ी में हो प्रतीक एंथनी। ये सुनकर जब प्रतीक पीछे मुड़ता है तो उसे कबीर शेखावत खड़ा दिखाई देता है। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि आपकी तारीफ। कबीर शेखावत चलते हुए प्रतीक के पास आता है और कहता है कि मेरा नाम कबीर शेखावत है, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, आ जाओ अंदर। प्रतीक अंदर चला जाता है जहां एक टेबल था और एक चेयर। उसे देखकर प्रतीक मन ही मन कहता है कि यह क्या है, थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, कुछ नया होने वाला है। कबीर शेखावत प्रतीक को चेयर के ऊपर बैठने का इशारा करता है। प्रतीक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और उसके बाद कबीर शेखावत टेबल के ऊपर बैठ जाता है और अपने दोनों पैरों को चेयर के हाथ रखने वाले डंडे के ऊपर रखते हुए कहता है कि हाँ तो अब शुरू करते हैं। प्रतीक कहता है कि क्या मतलब है इसका, ये बदतमीजी है। कबीर शेखावत प्रतीक के कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है कि यह मेरा तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का। प्रतीक कबीर शेखावत का हाथ हटाते हुए कहता है कि बात ऐसी है कि प्लीज यह मुझे पसंद नहीं है। कबीर शेखावत कहता है कि मुझे शक है कि अब तक हुए सारे खून को तुमने ही किया है। प्रतीक कहता है कि क्या मतलब है इसका। कबीर शेखावत कहता है कि तुम ही सूटकेस किलर हो ना। प्रतीक ने लोगों का दिमाग पढ़ना सीखा था चेहरे को देखकर। प्रतीक कबीर शेखावत के चेहरे को देखकर यह बता सकता था कि वह उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। कबीर शेखावत कहता है कि बात ऐसी है कि मुझे सिर्फ शक नहीं है बल्कि यकीन है कि तुम ही हो सूटकेस किलर। प्रतीक समझ गया था कि इस बार कबीर शेखावत को चकमा कैसे देना है। प्रतीक गुस्से में कहना शुरू कर देता है कि कबीर शेखावत वहां भांग पीकर आया है क्या। कबीर शेखावत प्रतीक के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि शांत रहो। प्रतीक जानता था कि अगर वह शांत हो गया तो कबीर शेखावत को पता चल जाएगा कि वही है सूटकेस किलर। प्रतीक कबीर शेखावत के हाथों को पकड़कर हटा देता है। कबीर शेखावत प्रतीक के हाथ को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी पकड़ तो काफी मजबूत है। कबीर शेखावत की बात सुनकर प्रतीक कहता है कि शुरू से शुरू करते हैं प्लीज। कबीर शेखावत भी टेबल से नीचे उतर जाता है और कहता है कि इतना गुस्सा क्यों है तुम्हें। प्रतीक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि जो कोई भी पुलिस वाला आता है वह मुझसे सात्विक के बारे में पूछता है और मेरे दर्द को फिर से बाहर निकालता है, बार बार मुझे वह सब याद दिलाता है जैसे मैं कब से भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आपसे गुजारिश है कि प्लीज उसे बाहर मत निकालिए दोबारा। ये सुनकर कबीर शेखावत शॉक हो गया था। कबीर शेखावत मन ही मन कहता है कि क्या है ये, मुझे तो लगा था कि यह मुझे मारेगा लेकिन अभी तो ऐसा लगता है जैसे यह उस हादसे को भूलने की कोशिश कर रहा है। प्रतीक में इस बार कबीर के ऊपर एक ऐसा साइकोलॉजिकल खेल खेला था जिसके बाद कबीर शेखावत प्रतीक के ऊपर शक करने के बजाय एक अलग ही एंगल पर मुड़ने लगा था। कबीर शेखावत कहता है कि जैसी अफवाहें बताती हैं तुमने किसी को कंप्लेन क्यों नहीं किया। प्रतीक कहता है कि मैंने पुलिस कंप्लेन किया तो था लेकिन कंप्लेन ही गायब हो गया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कबीर शेखावत कहता है कि हाँ उसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, जैसी यहाँ की अफवाहें उड़ रही थी उसके बाद तो उन सारे लोगों के मरने के बाद तो तुम काफी खुश हुए होगे। प्रतीक कहता है कि हाँ कह सकते हैं। कबीर शेखावत कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रतीक जब बाहर निकलता है और जाने लगता है तब कबीर शेखावत मन ही मन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसा कि मुझे लग रहा है ये ही है वह किलर, उसने मेरे ऊपर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया बचने के लिए लेकिन फंस गया है। कब तक बचोगे प्रतीक एंथनी, जल्द ही तुम पकड़े जाओगे। प्रतीक के पीछे पीछे जाते हुए कबीर शेखावत अपना फोन निकालकर कान के ऊपर लगाकर प्रतीक को सुनाते हुए एक जगह और एड्रेस को बताते हुए कहता है कि विलास को वहां शिफ्ट कर दो।
कबीर शेखावत ने उसी जगह का एड्रेस बताया हुआ था जहां पर विलास को रखा गया था। कबीर शेखावत उसके बाद अपने जीप की तरफ जाते हुए वहां से चला जाता है। कबीर शेखावत की बात सुनकर प्रतीक एक स्माइल करते हुए कहता है कि क्या बात है, इसे पता चल गया है और इसने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए विलास का एड्रेस भी बताया है। अब मुझे 2 काम करने हैं। सबसे पहला तो एग्जाम देना है और उसके बाद कबीर शेखावत के शक मतलब यकीन को खत्म करना है। जिस तरह से ये खेल चल रहा है, लगता है मजा आएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द सूटकेस किलर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।